तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे पृथ्वी के भौतिक घटक यूनिट 6 पढ़ रहे हैं और यूनिट 6 में हमने जलमंडल और स्थलमंडल यहाँ पे पढ़ लिया है। वायुमंडल का एक लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं और एक चैप्टर आज मैंने बोला था कि आधा चैप्टर और बाकी हम करेंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए वायुमंडल। तो देखते हैं दोस्तों वायुमंडल में क्या, वायु की परतें तो हमने पढ़ ली थी। अब देखते हैं कि वायु का वितरण, तापमान और वायुदाब की पेटियां क्या होती हैं, हवाएं किस तरह से चलती हैं, वो सब आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखो, सबसे पहले वायुमंडल का वायु का प्रादेशिक वितरण देखते हैं। तापमान का प्रादेशिक वितरण, ये यहाँ पे लिखा हुआ है तापमान, ठीक है। तापमान का प्रादेशिक वितरण देखते हैं दोस्तों। आप सबको पता है कि हमारी पृथ्वी को कुछ गोलार्धों में बांटा गया है ना। सबसे पहले हमारी ये गोल पृथ्वी और ये जो बीच में रेखा जा रही है इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री रेखा। आपको यहाँ पे दिखा रखा है सब कुछ 0 डिग्री रेखा, है ना। अब 0 डिग्री यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे मतलब पूरे साल सूर्य चमकता है सीधा विषुवत रेखा पर। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, आपको सबको पता है कि देखो यहाँ पे जब सूर्य होता है तब उत्तरी गोलार्ध, इससे देखो जी ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री का उत्तरी भाग क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी भाग क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। अब 0 डिग्री के उत्तर में जब सूर्य जाने लगता है, अब अगर सूर्य 0 डिग्री पर है मतलब भूमध्य रेखा पर है, विषुवत रेखा पर है, तो दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होंगे, है ना। 12 घंटे की रात, 12 घंटे के दिन, 12 घंटे की रात और 12 घंटे के दिन, है ना, ठीक है। लेकिन जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने लगता है, अब सूर्य ऐसे चक्कर काटता रहता है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक जाता है, 66.5 तक जाता है, उससे आगे नहीं जाता, फिर 66.5 से वापस लौट के आता है और 66.5 तक नहीं जाता, 23.5 तक जाता है ना। फिर 23.5 से वापस लौट के इधर आता है और फिर इधर नीचे 23.5 नीचे वाली 23.5 तक जाता है, फिर 0 डिग्री पर आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, यूँ सूर्य चक्कर काटता रहता है, ठीक है। तो सूर्य जो होता है, सूर्य के चक्कर मतलब देखो सूर्य यहाँ पे 0 डिग्री पे है ना। जैसे ही सूर्य इधर जाने लगा तो इधर क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में तो दिन की अवधि लंबी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश अब इधर ज़्यादा मिल रहा है और इधर क्या होगा कि इधर से तो सूर्य दूर जाता जा रहा है, तो इधर क्या होगा कि रात की अवधि लंबी हो जाएगी और दिन की अवधि छोटी हो जाएगी दक्षिणी गोलार्ध में। अगर सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ जा रहा है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी और रात की अवधि छोटी, और अगर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जा रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबा और रात छोटा हो जाएगा, है ना। तो सूर्य जब भूमध्य रेखा पर होता है, यहाँ से जब हमारे इधर 23.5 डिग्री पर आने लगता है, हम सबको पता है कि भारत का है, भारत यहाँ है, 23.5 डिग्री हमारे राजस्थान और इनसे होकर गुजरती है ना, बांसवाड़ा डूंगरपुर से, तो लगभग भारत के मध्य से होकर 23.5 डिग्री गुजरती है ना। तो भारत यहाँ है, तो जब सूर्य इधर आएगा तो हमारे क्या होगी, गर्मियाँ पड़ेंगी, क्योंकि सूर्य पास आता जा रहा है। सूर्य पास होगा तो सूर्य की किरणें और ज़्यादा तेज़ मिलेंगी, तो क्या होगा, गर्मियाँ होंगी। गर्मियों में क्या होता है, दिन बड़ा होता है ना। अब 21 जून आते आते 21 जून को सीधा सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है ना। कर्क रेखा किसे बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को तो कर्क रेखा बोलते हैं, ये मकर रेखा नहीं है, हाँ। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दोस्तों मकर रेखा बोलते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, इसे ही 23.5 डिग्री जो दक्षिण में है इसे बोलेंगे हम मकर रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो क्या होता है कि हमारे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है ना, हमें पता है सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। अब 21 जून तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाना था, जितना जा लिया, 21 जून को सूर्य यहाँ चमकता है कर्क रेखा पर, ठीक है। अब 21 जून के बाद में सूर्य वापस यहाँ आना स्टार्ट हो जाता है, फिर भूमध्य रेखा पर पहुँचता है। तो जैसे ही भूमध्य रेखा पर पहुँचता है, इधर और इधर दोनों तरफ दिन और रात की अवधि बराबर होने लगती है ना। अब क्या होता है, अब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाने लगता है और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य आता है यहाँ पे, कहाँ पे, मकर रेखा पे। ये मकर रेखा नहीं है दोस्तों, ये जो कर्क रेखा मैंने लिखी है दक्षिणी गोलार्ध में, इसे मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है। इस मकर रेखा पर आता है सूर्य और इस पे सीधा चमकता है, इस पे
कब चमकेगा? 22 दिसंबर को चमकेगा। तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे सीधा चमकता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और हमारे क्या होती है 22 दिसंबर को? सर्दियाँ होती हैं। क्यों सर्दियाँ होती हैं? क्योंकि सूर्य तो दक्षिणी गोलार्ध में चला गया, तो हमें सूर्य की किरणें कम प्राप्त हो रही हैं, हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। तो हमारे क्या हो गया 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है ना। तो 21 जून को दोस्तों सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। यहाँ मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि ये 66.5 डिग्री को 66.5 ही बोलते हैं, कोई कर्क और मकर रेखा नहीं बोलते। जो उत्तरी गोलार्ध की 23.5 डिग्री रेखा है इसे कर्क रेखा बोलते हैं और जो दक्षिणी गोलार्ध की 23.5 डिग्री रेखा है इसे हम बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, ये तो अब दोस्तों कि आपको पता है, अब हमने देख लिया है ना कि सूर्य 0 डिग्री पर तो आता ही आता है ना। अब 0 डिग्री से इधर 23.5 तक जाता है, इधर 23.5 तक जाता है। अब यहाँ तक तो सूर्य कभी जाता ही नहीं, ना ही 66.5 तक जाता है। जब 23.5 तक जाता है तो यहाँ पे तो सूर्य की किरणें पहुँच जाती हैं 66.5 तक तो, लेकिन वो तिरछी होती हैं, है ना, क्योंकि सूर्य तो 23.5 पे ही रुक जाता है। और शीत कटिबंध जो होता है यहाँ तो 90 डिग्री के आसपास तो बहुत ही कम सूर्य की किरणें पहुँच पाती है, बस कि इतना। इसीलिए तो उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होता है। जब सूर्य 23.5 तक आ जाता है तो इधर थोड़ी थोड़ी रोशनी पहुंच जाती है, तो इधर 6 महीने का दिन हो जाता है। और जब सूर्य वापस दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है तो इधर वापस 6 महीने की रात हो जाती है, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल भी प्रकाश नहीं पहुंच पाता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जहाँ पे सूर्य ज़्यादा देर तक रहेगा वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे ही तो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और वहाँ पे ही तो सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश मिलेगा। तो हमने देख लिया कि दोनों गोलार्धों में सूर्य 23.5 तक जाता है। जो 23.5 वाला क्षेत्र है इसे क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंध। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश मिलता है और सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना। अब देखो 23.5 से 66.5 तक का भाग, क्योंकि सूर्य 23.5 तक ही जाता है, 66.5 तक नहीं जाता है, लेकिन इसकी गर्मी तो यहाँ तक पहुँचती है ना। तो यहाँ पे जो 23.5 से 66.5 और दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 से 66.5 तक का जो भाग है वहाँ पे ये क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध। मतलब यहाँ ना तो ज़्यादा ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, और जो 66.5 से 90 डिग्री तक का भाग होता है दोनों गोलार्धों में, यह क्या होता है? शीत कटिबंध। क्योंकि यहाँ तो सूर्य की किरणें बहुत कम पहुँच पाती है दोनों ही तरफ और यहाँ पे बहुत ठंड होती है ना, तो इसे बोलेंगे हम शीत कटिबंध। इस तरह सूर्य के तापमान के वितरण के आधार पर सूर्य जिधर जाएगा वहाँ तापमान ज़्यादा होगा, सूर्य कम पहुँचेगा वहाँ तापमान कम होगा, है ना। तो तापमान के वितरण के आधार पर पृथ्वी को इन मतलब तापमान की पेटियों में बांटा गया है। ये है हमारा उष्ण कटिबंध 23.5 तक, फिर 66.5 तक का शीतोष्ण जहाँ ना गर्मी ना सर्दी, और फिर है शीत कटिबंध। तो ये आपको समझ में आ गया। इस तरह से हमारा तापमान वितरण होता है, इसे आप करेक्ट कर लेना दोस्तों। ये मकर रेखा जो 66.5 दोनों तरफ है, इसे मकर रेखा नहीं बोलते हैं, इसे 66.5 डिग्री ही बोलते हैं। और जो 23.5 रेखा है उसे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और 23.5 वाले को दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं वायुदाब और पवन की पेटियाँ। देखो, वायु अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण होती है जो स्वयं भी अपना दाब और भार डालती है ना। वायु में दोस्तों बहुत सारी गैसें होती हैं, है ना, मिश्रण होता है उनका, तो इसलिए वायु का स्वयं का एक भार होता है, जिसके कारण से वायु धरातल पे एक दबाव बनाती है। जो भार होता है वायु का वो धरातल पे एक दबाव बनाता है, और वो क्या दबाव क्या कहलाता है? वायुदाब कहलाता है। तो वायुदाब क्या हो गया कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण होता है, जिससे वायु का भी कुछ भार हो जाता है, और वायु का यह भार पृथ्वी पर कुछ दबाव डालता है, प्रत्येक स्थान पे दबाव डालता है। तो इसे क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। सागर तल पर दोस्तों औसत वायुदाब 1013.25 मिलीबार नापा गया है। ये टर्म आप याद रख लेना, क्योंकि बहुतों बार एग्जाम में पूछी जाती है कि हमारा औसत वायुदाब कितना रहता है सागर तल पर। तो ये है 1013.25 मिलीबार में नापते हैं हमेशा वायुदाब को, तो 1013.25 मिलीबार, है ना। और एक चीज़ और याद रखना, सागर तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा या फिर आइसोबार्स, इंग्लिश में इसे आइसोबार कहते हैं। आइसोबार मतलब यहाँ पे समान वायुदाब, यहाँ पे समान वायुदाब, यहाँ पे समान वायुदाब, तो ये समान वायुदाब वाले स्थानों को जो रेखा मिलाएगी इन्हें क्या कहेंगे? हम आइसोबार्स कहेंगे। दोस्तों याद रखना है, इसके इंग्लिश टर्म ही लिखेंगे, हिंदी नहीं लिखेंगे। आपको देंगे आइसोबार होती है, फिर 4 ऑप्शंस दे देंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, वायुदाब के अंतर के कारण ही पवनें चलती हैं। अब क्यों चलती हैं वायुदाब के अंतर के कारण? देखो दोस्तों, वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध होता है। जहाँ पे वायुदाब ज़्यादा होता है वहाँ पे तापमान कम होता है।
तो वायुदाब ज़्यादा तो तापमान कम, और जहाँ पे तापमान कम होता है वहाँ पे वायुदाब ज़्यादा होता है। ये चीज़ आपने पढ़ी भी होगी बचपन से कि थर्मामीटर जब ऊपर होता है तो बैरोमीटर लो हो जाता है, और जब बैरोमीटर लो हो जाता है तो थर्मामीटर हाई हो जाता है। वायुदाब को नापते हैं दोस्तों बैरोमीटर से, और तापमान को नापते हैं थर्मामीटर से, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वायुदाब और तापमान में हमेशा विपरीत संबंध होता है। जहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है वायुदाब कम होता है, जहाँ पे वायुदाब कम होता है वहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है। अब ये कह रहा है कि वायुदाब के अंतर के कारण पवनें चलती हैं। मान लो यहाँ पे उच्च वायुदाब है ना, और यहाँ पे निम्न वायुदाब है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, उच्च वायुदाब है तो तापमान क्या हो गया, कम, और यहाँ पे क्या हो गया, तापमान ज़्यादा। तो हमेशा दोस्तों उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, है ना, मतलब उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर पवनें चलती हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि वायुदाब में अंतर हो गया, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलेंगी। किधर से किधर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हमेशा पवन चलती है। ये चीज़ आप याद रखना कि जहाँ पे जितना दो स्थानों पे वायुदाब में अंतर होगा वहाँ पे ही पवन चलती हैं। तो पवन चलने का कारण यही होता है दोस्तों कि इधर उच्च वायुदाब है, इधर निम्न वायुदाब है, तो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर एक गति प्रारंभ हो जाती है और पवनें चलने लगती है। अब देखो दोस्तों, जो पवनें वर्ष भर एक नियत दिशा में चलती हैं उन्हें क्या कहते हैं, सनातनी पवनें। कुछ पवनें ऐसे तो पवन की कोई दिशा नहीं होती, किधर भी चल लेती है, लेकिन कुछ पवनें ऐसी हैं हमारी पृथ्वी पर जो हमेशा एक निश्चित दिशा में ही चलती हैं, वो सनातनी पवनें कहलाती हैं दोस्तों। जैसे आपने सुना भी होगा व्यापारिक पवनें, बछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें, इनकी गति फिक्स्ड है ना। वायुदाब में अंतर के आधार पर संपूर्ण ग्लोब को निम्न वायुदाब पेटियों में बांटा गया है। देखो, जो वायुदाब में अंतर के आधार पर ही पवनें चलती है और वायुदाब में अंतर के आधार पर ही ग्लोब को निम्न पवन पेटियों में भी बांटा गया है, वायुदाब पेटियों में बांटा गया है। देखो, तापजन्य वायुदाब पेटी और एक गतिजन्य वायुदाब पेटी। तापजन्य पेटी तो क्या होती है दोस्तों, मैंने बताया कि जहाँ पे तापमान उच्च होगा वायुदाब निम्न होगा, वायुदाब उच्च होगा तापमान निम्न होगा, है ना। तो इस तापमान के कारण तो दो पेटी बनती हैं, एक तो भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी और एक ध्रुवीय उच्च वायुदाब की। देखो मैं दिखाती हूँ आपको। आपने पढ़ा है कि भूमध्य रेखा क्या होती है, 0 डिग्री वाली भूमध्य रेखा है ना। आपने पढ़ा है ये भी कि 0 डिग्री पर सबसे ज़्यादा सूर्य चमकता है, तो 0 डिग्री पर तापमान क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तापमान सबसे ज़्यादा होगा तो वायुदाब सबसे कम होगा, तो फिर कौन सी वायुदाब पेटी बनेगी, न्यून वायुदाब पेटी बनेगी ना। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तापमान मतलब वायुदाब सर्वाधिक कम, तो तापमान के कारण वायुदाब कम हो गया, तो इसे क्या कहा, तापजन्य पेटी। इसका नाम क्या रख दिया, भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी। इसका क्या नाम है, भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, ठीक है। एक है ध्रुवीय उच्च वायुदाब। मैंने ये कहा कि 90 डिग्री दक्षिण और 90 डिग्री उत्तर तक तो सूर्य पहुंच ही नहीं पाता, तो अगर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाएंगी तो यहाँ बहुत ठंड है। मैंने दोनों तरफ बताया कि दोनों ध्रुवों पे बहुत ठंड होती है। ठंड मतलब तापमान कम, तापमान कम तो फिर वायुदाब ज़्यादा, विपरीत संबंध होता है। तापमान कम तो वायुदाब ज़्यादा, वायुदाब ज़्यादा तो क्या नाम हो गया इस पेटी का, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो ये दोनों जो पेटी हैं दोस्तों, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी और भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, ये किसका परिणाम है, तापमान का परिणाम है ना, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है इसलिए न्यून वायुदाब पेटी बन गई, और ध्रुवों पर सबसे कम वायुदाब पाया जाता है, सबसे कम तापमान पाया जाता है, बहुत ठंडे हैं इसलिए वहाँ पे उच्च वायुदाब पेटी बन गई। इतना समझ में आ गया। तो दो पेटियाँ तो हैं तापजन्य। अब आपसे ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी तापजन्य पेटी और कौन सी गतिजन्य पेटी है। तो दो पेटियां कौन सी हैं, तापजन्य पेटी है। कौन सी, भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। अब देखते हैं दोस्तों गतिजन्य पेटी। अब आप सोचोगे गतिजन्य पेटी क्या होता है, अभी बताती हूँ। देखो, दो पेटियां हैं जो गतिजन्य पेटी हैं। एक तो भूमध्य रेखा के ऊपर वाली उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी, ये वाली जो पेटी है 30 डिग्री वाली उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी। अब दोस्तों देखो, मैंने ये कहा कि सूर्य जाता है 23.5 डिग्री तक, तो 23.5 डिग्री तक तो क्या होता है, तापमान ज़्यादा ही होता है ना। 23.5 डिग्री पर कम थोड़ी हो जाता है तापमान, तो फिर 60 डिग्री से 90 डिग्री के आसपास जाके एकदम कम हो जाता है ना। 23.5 डिग्री तक तो तापमान ज़्यादा ही होता है। तो तापमान ज़्यादा तो मतलब वायुदाब कम होना चाहिए, तापमान ज़्यादा वायुदाब कम, है ना। लेकिन पेटी का नाम क्या है, उच्च वायुदाब पेटी। अब क्यों है उच्च वायुदाब पेटी, वैसे तो तापमान की दृष्टि से तो यहाँ पे निम्न वायुदाब होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तो तापमान ज़्यादा पाया जाता है। हम भी तो हैं 30 डिग्री में, हमारे 23.5 डिग्री हमारे से ही तो होके गुजरती है, तो हम भी तो 30 डिग्री के आसपास ही हैं, तो हमारे तो तापमान ज़्यादा ही पाया जाता है। भारत में तो गर्मी पड़ती है ना, ठंड थोड़ी ना पड़ती है बहुत ज़्यादा।
है ना। तो फिर हमारे तो तापमान ज़्यादा होता है तो वायुदाब न्यून होना चाहिए था ना, लेकिन हम तो किस पेटी में आ रहे हैं, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में। अब क्यों आ रहे हैं दोस्तों, इसलिए आ रहे हैं कि जो भूमध्य रेखा से पवनें चलती हैं और जो यहाँ से पवनें चलती हैं, ऊपर से ध्रुवों से पवनें चलती हैं, वो यहाँ आके 30 डिग्री पे आके नीचे उतरती हैं। और नीचे उतरती हैं तो क्या होता है, यहाँ पे तापमान का अवतलन, मतलब हवाओं का अवतलन होता है। हवाओं के अवतलन से दोस्तों यहाँ पे उच्च वायुदाब का निर्माण हो जाता है, इसलिए इसे गतिजन्य पेटी कहते हैं। तो गतिजन्य क्यों हुआ, क्योंकि 0 डिग्री से और इधर तो देखो गर्म हवाएं और उधर से ठंडी हवाएं, दोनों तरफ की हवाएं यहाँ आके अवतलित हो रही हैं 30 डिग्री पे। इस कारण से क्या हो जाता है, यहाँ पे तापमान न्यून और वायुदाब हो जाता है उच्च। ठीक है, इसके अलावा दूसरी जो पेटी है ये वाली जो 60 डिग्री के आसपास है, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी। तो उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी भी दोस्तों ऐसी ही होती है। उपध्रुवीय न्यून वायुदाब अब 60 डिग्री के आसपास तो तापमान कम हो जाता है, तापमान कम हो जाता है तो ये वायुदाब उच्च होना चाहिए था ना, लेकिन फिर से ये न्यून वायुदाब की पेटी है। तो यहाँ भी यही रीज़न है दोस्तों, हवाओं के अवतलन के कारण यह पेटी भी न्यून वायुदाब का केंद्र बन जाती है। तो ये 2 पेटियाँ गतिजन्य पेटी हो गई और बाकी वो 2 पेटियाँ हो गई वो तापजन्य। तो आपको याद रखना है, मैं बार बार याद करवा रही हूँ, बस आपको ये पेटियाँ तो याद हो ही जाएंगी, है ना। अब आपको बस ये याद रखना है, सबसे ऊपर सबसे बीच वाली, मतलब इधर से ही तो शुरू कर रहे हैं, तो पहली वाली और लास्ट वाली ये दोनों तो हैं तापजन्य, और जो दोनों बीच वाली हैं वो हैं गतिजन्य। ठीक है, तो कौन सी, भूमध्य रेखीय पेटी और उपध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, ये दोनों तो हैं तापजन्य, और उपोष्ण उच्च वायुदाब और उपध्रुवीय न्यून वायुदाब ये दोनों हैं गतिजन्य पेटियाँ। इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों, एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेते हैं। अब मैं हवाएं भी बता देती हूँ इन्हीं के साथ साथ कि यहाँ पे इन पेटियों के बीच में जो सनातनी पवनें चलती हैं, इन पेटियों के बीच में दोस्तों फिक्स है कि यही पवनें चलेंगे, उनकी दिशा वर्ष पर नियत रहती है ना। तो अब देखो 0 डिग्री से ऊपर 10 डिग्री, देखो 0 डिग्री से 5 डिग्री तक तो कोई भी पवन नहीं चलती है, इसे तो हम शांत क्षेत्र बोलते हैं। एक धीमी गति से पछुआ पवन जरूर चलती है, उसे हम डोलड्रम पवन बोलते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि भूमध्य रेखा पर कौन सी पवन चलती है, तो अपन कह देंगे डोलड्रम। बहुत ही धीमी गति की पवनें होती है दोस्तों, है ना। 5 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री तक तो डोलड्रम पवनें चलती हैं, है ना। अब आगे ऊपर चलते हैं 5 से लेके 30 डिग्री तक, है ना। तो इन अक्षांशों के बीच में कौन से अक्षांश है, ये उपोष्ण कटिबंध है ना, इनके बीच में कौन सी पवनें चलती है दोस्तों, व्यापारिक पवनें चलती हैं। ये ऐसे वाली, ये व्यापारिक पवनें चल रही है, इनकी दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, व्यापारिक पवनें चलती हैं, हमेशा एक ही दिशा में चलती हैं दोस्तों, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, या फिर यूँ कह सकते हैं आप पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती हैं। सिंपल सा याद रख लेना, पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती हैं। अब ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी दोस्तों, इनका कोई ट्रिक भी नहीं है और ये बहुतों बार पूछी जाती है। व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है, तो क्या होती है, व्यापारिक पवनों की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। कहाँ चलती है, 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य। ठीक है, अब 30 से 60 डिग्री के मध्य अक्षांश आ गए। मध्य अक्षांशों में चलती है दोस्तों पछुआ पवनें, जिनकी गति ये है, तो इनकी गति है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, बिल्कुल व्यापारिक पवनों से उल्टी चलती हैं। तो पछुआ पवनें देखो नाम से है पछुआ, ऐसे है ना। तो पछुआ में पहला अक्षर क्या हो रहा है, प आ रहा है ना, तो मतलब पश्चिम से पूर्व। तो बस सिंपल सी बात है, पश्चिम से पूर्व अगर पछुआ याद हो गई तो फिर व्यापारिक इसकी उल्टी होगी पूर्व से पश्चिम। तो पछुआ में पहला अक्षर प आ रहा है, मतलब पश्चिम से पूर्व, और व्यापारिक इसकी उल्टी हो जाएगी पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो ये हो गई दोस्तों पछुआ पवनें, है ना। और फिर ऊपर ही ऊपर 60 से 90 डिग्री के बीच में ध्रुवीय पवनें चलती हैं, जिनकी दिशा सेम व्यापारिक पवनों जैसे ही होती है। तो आपको सिर्फ 2 पवनें याद रखनी है दोस्तों, व्यापारिक और पछुआ पवनें, यही ज़्यादातर पूछते हैं। व्यापारिक पवनें चलती हैं दोस्तों पूर्व से पश्चिम की, और पछुआ पवनें चलती हैं पश्चिम से पूर्व की, और व्यापारिक पवनें चलती हैं 10 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य, और जो पछुआ पवनें चलती हैं वह चलती हैं 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य। ठीक है, अब देखो दोस्तों, कुछ स्थानीय पवनें हैं जो निश्चित स्थानों पे ही चलती है। मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में गर्म हवा चलती है ना, लू, जो गर्मियों में हमारे चलती है मई जून जुलाई में। इसी प्रकार से हर जगह पे मतलब कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे निश्चित पवनें चलती हैं। इन्हें हम क्या क्या नाम से जानते हैं, तो ये कई बार एग्जाम में मिलाने के लिए पूछते हैं कि यह पवन कहाँ चलती है। देखो, चिनूक नाम की पवन है जो यूएसए मतलब उत्तरी अमेरिका में चलती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है, रॉकी पर्वत पर गर्म पवन है ना।
फोन पवन चलती है यूरोप में आल्प्स पर्वत पर गर्म है। नॉर्वेस्टर चलती है, नॉर्वेस्टर न से न याद रखने का, न्यूजीलैंड में गर्म है। सिमूम चलती है दोस्तों अरब मरुस्थल में गर्म पवन। खमसिन चलती है मिस्र में, अफ्रीका में है दोस्तों, मिस्र गर्म पवन है। हरमट्टन अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है, वहाँ चलती है, ये भी गर्म पवन है। ठीक है, ये 6 तो आपको गर्म पवन है, इंपॉर्टेंट पवन है दोस्तों। देखो चिनूक कहाँ चलती है, चिनूक यूएसए में चलती है, रॉकी पर्वत पर गर्म है। और जो फोन है वह यूरोप में आल्प्स पर्वत पर गर्म है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में गर्म है। सिमूम अरब में गर्म है। खमसिन मिस्र में गर्म और हरमट्टन सहारा मरुस्थल में गर्म। एक चीज़ और याद रखना, हरमट्टन को डॉक्टर हवा भी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये क्या करती है, वहाँ पे आर्द्रता भरा मौसम होता है, उसको क्या करती है, गर्म हवा आती है तो उस आर्द्रता को कम कर देती है और वो चिपचिपा मौसम जो होता है वो सुहावना मौसम बन जाता है ना। तो इस तरह से हरमट्टन पवन को डॉक्टर पवन भी बोलते हैं। अब है ठंडी। मिस्ट्रल फ्रांस में चलती है, ठंडी पवन है। ब्रोरा जो एड्रियाटिक सागर में चलती है, ठंडी पवन है। लेवांतर स्पेन में चलती है, ठंडी है। बुरान रूस में चलती है, ठंडी पवन है। तो कहाँ चली, मिस्ट्रल फ्रांस में चल गई, बोरा एड्रियाटिक सागर में, लेवांतर स्पेन में और बुरान रूस में चलती है। चारों ठंडी पवनें हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जेट स्ट्रीम के बारे में कि जेट स्ट्रीम क्या होती है। क्षोभ मंडल में दोस्तों ऊपरी सीमा में, अब सबसे पहले तो इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। जेट स्ट्रीम चलती कहाँ है, क्षोभ मंडल में चलती है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर मतलब 100 किलोमीटर से भी चौड़ी पट्टी के रूप में पश्चिम से पूर्व दिशा में, दिशा भी याद रखनी है, पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली प्रबल धारा होती है। इसका प्रवाह विसर्पित यूँ होता है दोस्तों, यूँ चलती है ना, सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी होती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में मतलब इधर से उधर चलती है, प्रवाह होता है विसर्पित और शीतकाल में यह अधिक खतरनाक हो जाती है। यह होती है जेट स्ट्रीम। इतना सा याद रखना है, जेट स्ट्रीम चलती कहाँ है, क्षोभ मंडल में चलती है। ठीक है, सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी होती है, दिशा होती है पश्चिम से पूर्व, सर्पिलाकार मार्ग में चलती है और शीतकाल में यह अधिक प्रबल हो जाती है। अब जो अल नीनो का नाम आपने पढ़ा था, मैंने बताया था कि अल नीनो अटलांटिक महासागर की धारा है ना। तो अटलांटिक महासागर में किस तरह से क्या काम करती है, हाँ अटलांटिक महासागर की नहीं दोस्तों, प्रशांत महासागर की धारा है। और प्रशांत महासागर में अल नीनो हमारे मानसून पे प्रभाव डालती है ना, वो चीज़ हमने पढ़ी थी। तो देखते हैं अल नीनो किस तरह से काम करती है। तो मैंने यहाँ लिखने की बजाय समझाना ज़रूरी समझा कि मैं सिर्फ आपको समझा देती हूँ, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा। ये तो आप सबको पता है, हम पेपर्स में भी पढ़ते हैं कि जब अल नीनो आती है भारत का मानसून कमज़ोर हो जाता है, भारत में कम वर्षा होती है ना। तो क्यों होती है कम वर्षा, यही हम देखते हैं। देखो दोस्तों, ये दक्षिणी अमेरिका का तट है और ये है यूरोप, एशिया, हमारा एशिया का पश्चिमी पूर्वी तट है ये, है ना। ठीक है, अब नॉर्मल जो सिचुएशन होती है वो ये होती है कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि पेरू की ठंडी धारा बहती है, नीचे से ऊपर की ओर आती है दोस्तों, और ये धारा ठंडी होती है। अब जहाँ भी ठंडी धारा बहती है ना दोस्तों, वहाँ पे बारिश नहीं होती है ना, बहुत कम बारिश हो पाती है। जहाँ पे जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी बारिश उतनी ज़्यादा होगी, है ना। तो नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ पे ठंडी धारा बहती है। ठंडी धारा मतलब तापमान कम कर देगी वहाँ का, ठंडी है तो तापमान कम हो गया तो वायुदाब क्या हो गया, उच्च वायुदाब हो गया। और इधर भारत है, ये इंडोनेशिया वगैरह है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गर्म मौसम होता है, यहाँ ठंडी धारा नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, गर्म मौसम होता है। तो इधर उच्च वायुदाब हो गया क्योंकि तापमान कम है, इधर न्यून वायुदाब हो गया, है ना, क्योंकि तापमान ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा तो वायुदाब कम। तो हवा की दिशा किस तरह से बनेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। तो ये जो दक्षिणी अमेरिका है, इससे लेकर हमारे एशिया की तरफ पवनें चलने लगेंगी, है ना। यहाँ से पवन आएगी, यहाँ से ऊपर उठेगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो पवन आ रही है, तो यहाँ पे पवन आएगी तो ये यहाँ पे खूब सारी बारिश करेगी। और ये हमारा नॉर्मल मानसून होता है कि ये जो पवन आती है ये भारत में खूब सारी वर्षा कर देती है, क्योंकि ये समुद्र से होकर आती है ना। और इधर हमारे भारत में ही नहीं, संपूर्ण मतलब इस एशिया के इस भाग में मानसूनी वर्षाएं कर देती है। और फिर से ये पवन यहाँ से ऊपर उठती है, फिर इधर मुड़ जाती है, फिर नीचे उतरती है। तो ये एक चक्र चलता रहता है, जो शुरू किधर से होता है, दक्षिणी अमेरिका में हम्बोल्ट की धारा के कारण यहाँ पे उच्च वायुदाब बना जाता है। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन की गति ऐसे प्रारंभ हो जाती है। ये तो है सामान्य दशा। इस दिशा में क्या होता है, इस दिशा में होता है कि भारत में मानसून की स्थिति अच्छी रहती है ना। इसे हम ला नीनो भी बोल सकते हैं और इसे हम दक्षिणी दोलन भी, इसे हम ला नीनो बोल सकते हैं ना, ला नीनो इसे ही बोला जाता है। अब ला नीनो की उल्टी होती है दोस्तों अल नीनो। अब अल नीनो होती क्या है
कि वो ही सिचुएशन है सेम, कि यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पे एशिया है, ये इंडोनेशिया, ये यहाँ पे भारत है और ये नीचे ऑस्ट्रेलिया है। ये पेरू की जलधारा चल रही है। अब क्या होता है, कई बार पेरू की जलधारा ठंडी है और ठंडी जलधारा यहाँ के तापमान को कम कर देती है, इसीलिए तो यहाँ पे उच्च वायुदाब बनता है। अब कई बार क्या होता है, ये पेरू की धारा तो कमज़ोर हो जाती है और इधर से यहाँ पे जो विषुवतरेखीय धारा चलती है ना, उत्तरी विषुवतरेखीय दक्षिणी विषुवतरेखीय, वो तो गर्म जलधारा है, वो प्रबल हो जाती है दोस्तों। तो वो इस पेरू की धारा को ऊपर उठने ही नहीं देती, वो ही नीचे आ जाती है। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो दक्षिणी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका के इस तट पर, जो दक्षिणी अमेरिका का ये वाला तट जो पेरू तट के कारण ठंडा रहता था, अब ये है इस विषुवतरेखीय जो धारा है ये आगे बढ़ के पेरू तट को, तो पेरू धारा को ऊपर आने ही नहीं दे रही। तो ये क्या हो गया, गर्म हो गया तो क्या हो गया, वायुदाब कम हो गया। अब इधर वायुदाब कम हो गया और इधर वायुदाब ज़्यादा हो गया। यहाँ के मुकाबले, मतलब जो एशियाई तट है इसके मुकाबले अब अमेरिका के पास में, दक्षिणी अमेरिका के पास में वायुदाब कम हो गया। विपरीत सिचुएशन हो गई, इधर उच्च वायुदाब था उस समय, इधर निम्न वायुदाब। अब हमारी तरफ तो उच्च वायुदाब हो गया, इधर निम्न वायुदाब हो गया, तो हवा की दिशा हमेशा उच्च से निम्न वायुदाब की तरफ। तो हवा अब यूँ चलने लगेगी तो भारत की हवाएं तो इधर चली जाएंगी, तो यहाँ पे बारिश कौन करवाएगा, यहाँ पे बारिश होगी ही नहीं। क्योंकि दोस्तों बारिश तभी होती है जब हवा आती है और हवा ऊपर उठती है तो उसका संघनन होता है ना, संघनन होता है तो बारिश होती है। अब यहाँ तो हवा इधर से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी, तो हवा इधर जाके ऊपर उठेगी, तो ये अमेरिका का ये वाला तट है, यहाँ पे हवा बारिश करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी और इधर तो नीचे उतरने लगेगी, क्योंकि चक्र तो बनाना ही है इसे। तो इधर तो नीचे उतर रही है, तो नीचे उतरती हवा हमेशा शुष्क मौसम का निर्माण करती है, ऊपर उठती हवा हमेशा आर्द्र मौसम का निर्माण करती है। तो इधर हवा नीचे उतर रही है, तो इधर बारिश नहीं होगी। मतलब एशिया का ये जो तट है, पूर्वी तट और भारत सूखा रह जाएगा, यहाँ पे मानसून कमज़ोर हो जाएगा, बहुत कम बारिश आएगी। तो ये होती है दोस्तों अल नीनो की, इसे हम बोलते हैं अल नीनो की धारा। तो ये समझ में आ गया आपको कि अल नीनो की धारा क्यों। अब ये नहीं पता चला आज तक कि ये पलटती क्यों है धारा, ऐसा क्यों होता है यहाँ पे, ठीक है। तो कई बार इसे सौर कलंकों से जोड़ा जाता है, कई बार इसे मौसमी घटना बोल दिया जाता है, लेकिन हमेशा 5-6 सालों में एक बार अल नीनो की दिशा बनती ही है। तो ये है दोस्तों आज का लेक्चर। इसमें मैंने आपको वायुदाब पेटियाँ पढ़ाई, पवने पढ़ाई और उसके बाद में थोड़ा सा जेट स्ट्रीम समझाया, फिर अल नीनो ला नीनो में अंतर समझाया। अगले लेक्चर में दोस्तों हम चक्रवात पढ़ेंगे, उसके बाद में हमारा वायुमंडल पूरा हो जाएगा। उसके बाद में हम जैवमंडल का अध्ययन करेंगे और पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ पढ़ेंगे और उसके बाद में ये यूनिट हमारी पूरी हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन चाहिए, कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।